मैं प्रोफेसर खेम सिंह डहरिया हिंदी विभाग में प्रोफेसर हूँ और मानविकी भाषा संघ का मैं अधिष्ठाता हूँ। आज हम माननीय कुलपति जी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी से परिचर्चा करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। आपका 40 वर्षों का अकादमिक और प्रशासनिक अनुभव है। आप इससे पहले पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय गोरखपुर में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं और वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में माननीय कुलपति हैं। आपको कई महत्वपूर्ण पुरस्कार श्री निहाल सिंह यादव और गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे बड़े पुरस्कार आपको मिले हैं। इसी के साथ 40 पुरस्कार आपको प्राप्त हुए हैं, 24 महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त हुए हैं आपको। आपके द्वारा लिखित 24 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपने 121 सेमिनारों पर अपनी प्रतिभा का दर्ज कराई हैं। आपके 61 शोध पत्र हैं और पीएचडी में भी शोध निर्देशन 27 शोध निर्देशन आपके अंडर में हुए हैं। 24 पीएचडी शोधार्थियों को आप पीएचडी कराए हैं। हम चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। तो सर, आपका स्वागत है आज की परिचर्चा में। बहुत धन्यवाद धैर्य जी। आज के बारे में सर अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे। आपकी शिक्षा दीक्षा, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित देवरिया जनपद के एक गांव उधोपुर में हुआ। संयुक्त परिवार का मैं रहने वाला हूं। आरंभ में मेरे जीवन क्रम का विकास गांव पर, साथ ही साथ ग्वालियर जिले में डबरा में एक स्थान है नगर में ही, जवाहरगंज जी। वहाँ भी मेरा बचपन बीता, क्योंकि मेरी माता जी यहीं की हैं। प्राइमरी स्कूल में मेरी शिक्षा दीक्षा गांव पर हुई और इंटरमीडिएट की शिक्षा मेरी देवरिया नगर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए मैं प्रयाग विश्वविद्यालय में गया। परिवार में कुल मेरे 10 भाई बहन मैं स्वयं हूँ, जी। जिसमें सबसे बड़े भाई मेरे डॉक्टर राम प्रकाश मणि त्रिपाठी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में प्रिंसिपल होकर अवकाश प्राप्त किए हैं। इकोनॉमिक्स में उन्होंने रिसर्च किया। हमारे बाद वाले भाई पोलिटिकल साइंस में ही पीएचडी के हैं इलाहाबाद से ही, और देवरिया में एक संत बिनवा पीजी कॉलेज है, उसमें राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष हैं। चौथे भाई हमारे सीनियर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हैं इस समय मेरठ में, और 5वें भाई हमारे इंजीनियर हैं, वो कलकत्ता में हैं। जी। 5 बहनों की भी उच्च स्तर की शिक्षा है, उसमें 2 यूनिवर्सिटी में हैं। इस तरह का मेरा परिवार है। संयुक्त परिवार में हम लोग 11 भाई और 9 बहनें हैं। इस तरह से हमारी जो यात्रा हुई, संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवेश और ग्रामीण अंचल की यात्रा है। नगरीय पृष्ठभूमि मुझे डबरा से मिली और फिर माध्यमिक शिक्षा में जब मैं पढ़ने के लिए देवरिया गया, तब से वो पृष्ठभूमि मेरे साथ रही। मेरे परिवार में पढ़ने का माहौल था। कृषि हम लोगों का मुख्य अवलंब है जी। और हमारे पिताजी एडवोकेट थे। इस तरह से हमारा बचपन बीता, पढ़ने का क्रम बढ़ा और फिर पढ़ने के बाद 1980 जुलाई में मैं देवरिया में ही संत बिनवा पीजी कॉलेज है, उसमें मैं राजनीति विज्ञान विभाग का प्राध्यापक बन के आ गया। फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय में तब रीडर, अब एसोसिएट प्रोफेसर पद पर 1998 में आ गया। 2001 में मैं प्रोफेसर बन गया और इस तरह से मेरी यात्रा चलती रही। और उसी यात्रा के एक पड़ाव में मैं आप लोगों के बीच आ गया हूँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में। जी। तो बहुत अच्छा सर। परिवार सब उच्च शिक्षा प्राप्त है, सभी नौकरी पेशा वाले हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं। तो अगला सर प्रश्न है कि हमने सुने हैं कि आपको दोनों हाथों में लिखने की महारत हासिल है सर, वो कैसे कर पाए, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। जब मैं अध्यापन कार्य में आया जी। तो बहुत कोटेशंस लिखने होते थे बोर्ड पर। जी। जी।
ये 1980 की घटना है। जैसे मैंने अध्यापन की यात्रा शुरू की शिक्षक के रूप में और राजनीति विज्ञान के अध्यापक के रूप में, बहुत सारे कोटेशंस अंग्रेजी में लिखने होते थे। विद्यार्थियों का आग्रह हुआ कि इसका हिंदी में भी अनुवाद होना चाहिए, लिखना चाहिए। तो अनुवाद करने में और कोटेशन लिखने में समय लगता था। मुझे लगता था कि इस तरह ज़्यादा समय हो रहा है, एक हाथ थक भी सकता है। अचानक मैं जुलाई में आया सेवा में, और सितंबर में मुझे ऐसा लगा कि मैं दोनों हाथों से लिख सकता हूँ। तो एक तरफ इंग्लिश में लिख लेते हैं, एक तरफ हिंदी में लिख लेते हैं, साथ साथ काम चलेगा। कि मेरे मन में क्लासरूम में भाव आया, और सितंबर 1980 से मैं फिर दोनों हाथों से लिखने लगा। 1980 से? जी, ये अचानक हुआ। मैंने इसका कोई पहले से नहीं था, लेकिन इतना सत्य है कि बचपन से बोझ उठाने का काम और सब मैं बाएं हाथ से करता था। केवल लिखने का काम और खाने का काम दाहिने हाथ से। तो मुझे लगा कि ये काम मैं दोनों हाथों से कर सकता हूँ। तो अचानक मेरे मन में आया, और फिर मैं लिखने लगा। एक ही जैसा मैं दोनों हाथों से लिखता हूँ, एक ही गति दोनों हाथों से लिखने की है। इसके लिए मैं कह सकता हूँ ईश्वर की कृपा है, और कोई अभ्यास नहीं किया इसके लिए। बहुत बढ़िया सर। हमने तो अम्बेडकर जी के बारे में सुने थे, और आपके बारे में सुने, बहुत अच्छा लगा। और दोनों हाथ से एक सी महारत हासिल लिखने में, तो बहुत अच्छा है। काम भी थोड़ा आसानी से हो जाता है इसमें। सर, आप प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, और राजनीति विज्ञान के प्रति आपका झुकाव और रुझान कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा। मैंने स्नातक स्तर पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 3 विषय लिए थे जी। अंग्रेजी साहित्य, प्राचीन इतिहास और राजनीति विज्ञान। जी जी। पढ़ने के क्रम में मुझे लगा कि राजनीति विज्ञान में मेरी अभिरुचि ज़्यादा है, और इसलिए भी कि व्यवस्था संचालन की विधा है राजनीति विज्ञान। इसका स्वरूप रचनात्मक होता है, इसके माध्यम से बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। राजनीति एक बहुत अच्छी शय है, और सही दिशा की राजनीति एक देश को ऊंचाइयों पर ले जाती है। और वैश्विक धरातल पर अगर राजनीति संतुलित है, व्यवस्थित है, और ये बोध लेकर के चलती है कि मानवता का कल्याण करना है, तो फिर विश्व शांति की बायस बनती है राजनीति। ये मन में मेरे भाव था, और इसलिए मैंने राजनीति विषय में रुचि ली। जी, ये मूल कारण यही था। जी जी जी, बहुत अच्छा सर। सर, आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और थोड़ा विदेश नीति में जो राजनीतिक परिदृश्य है, उस पर थोड़ी सी बातचीत करें। आज की जो राजनीति है, वैसे हर राजनीति जिस समय में होती है, हर समय की राजनीति आप कर सकते हैं, वह देश के कल्याण के लिए ही होती है। आज की राजनीति कल्याणकारी कार्यों के संदर्भ में बहुत अच्छी राजनीति है, व्यवस्थित राजनीति है, सर्वसमावेशी राजनीति है, और सर्वोदय की राजनीति है, जिसमें सबके लिए स्थान, सबकी पहचान और सबका सम्मान, ऐसा भाव है। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 2 शब्दों का वाक्य है, सबका विकास और सबका विश्वास, ये अद्भुत वाक्य है। आज की राजनीति उसी के इर्द गिर्द चलती है, और इस राजनीति के माध्यम से जो कोविड फेज है, जिसे अदृश्य विषाणु कहते हैं, कोविड-19 नाम का है, इसमें कैसे आत्मरक्षा हो, आत्मरक्षा, आत्मबल, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता, ये 4 स्तंभ हैं आज की भारतीय राजनीति के, जिस पर यह खड़ी है कि हमें अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखना है, हमारा आत्मबल ऊंचा रहे, हमारा स्वयं का जो विश्वास है ये बढ़ता रहे, और इसके माध्यम से हम आत्मनिर्भर बने। हम दुनिया को पहले भी देते रहे हैं, अब हर दिशाओं में बहुत कुछ दुनिया को दे सकें। इसलिए हमारी जो आत्मनिर्भरता है उच्च कोटि की होनी चाहिए। हमारी आर्थिक व्यवस्था निर्यातोन्मुखी हो, व्यवस्थित उत्पादन हो, न्यायपूर्ण वितरण हो, इसको लेके हमारी राजनीति चल रही है। और इस राजनीति में जो सबसे बड़ा भाव है वो आत्मसम्मान का भाव है, और इसी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के भाव से हमारी विदेश नीति संचालित हो रही है। जी। जो हमारे विदेश नीति का कलेवर है आज,
उसे मोर डिप्लोमेसी के नाम से जानते हैं, अर्थात मोदी जी की कूटनीति। पहले हम जब शक्ति की राजनीति दुनिया में होती थी तो शक्ति के दो गुटों से समान दूरी रखते थे, इक्वी डिस्टेंस। परिस्थितियां बदल गई हैं, अब इक्वी नियरनेस, समान निकटता के भाव से चल रहे हैं। पहले हम पड़ोस केंद्रित राजनीति संचालित करते थे। आज की भारतीय विदेश नीति का स्वरूप वैश्विक है, कारण कि हम महाशक्ति हैं कई संदर्भों में, आर्थिक संदर्भ में, सांस्कृतिक संदर्भ में, राजनीतिक स्थिरता के संदर्भ में, जनसंख्या की दृष्टि से, मानव संसाधन के संदर्भ में, वैचारिक क्षमता की दृष्टि से, बौद्धिक क्षमता की दृष्टि से हम महाशक्ति हैं। और सामरिक संदर्भों में भी महाशक्तियों के पास जो अधुनातन आयुध हैं वो सब हमारे पास हैं। हम थल, नभ, जल तीनों जगहों पर बहुत सशक्त हैं। हम अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर हैं, अंतरिक्ष में हमारे सैटेलाइट घूम रहे हैं, अर्थात आधार से आकाश तक हमने वैज्ञानिक प्रगति की हुई है। इसलिए सभी संदर्भों में हम महाशक्ति हैं। इसलिए आज की जो स्थिति है वैश्विक राजनीति की, उसमें अब दो शक्ति गुट नहीं रह गए, थोड़ा समीकरण बदला, साम्यवाद का प्रभाव न्यूनतम हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो दुनिया पहले जो द्विध्रुवीय थी उसे बहुध्रुवीय कहा जाने लगा। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी जो सदस्य हैं उन्हें P5 नेशंस कहते हैं, उन्हीं को महत्वपूर्ण माने जाने लगा। लेकिन जब भारत ने नाटकीय क्षमता अर्जित कर ली, हम एक जिम्मेदार परमाणु देश हैं, तो एक छठा परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हो गया। समान रूप से विकसित हुए जापान, ब्राजील और जर्मनी, तो ये 4 और राष्ट्र अब महाशक्ति के सदृश हैं। तो इसलिए आज की दुनिया बहुस्तंभी दुनिया हो गई है, और इस बहुस्तंभी दुनिया में अमेरिका केंद्रीय स्तंभ है, रूस महत्वपूर्ण स्तंभ है, सभी स्तंभ है, उसमें हिंदुस्तान भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो ऐसे में अब सभी महाशक्तियों को हिंदुस्तान की ओर देखना होता है। पहले हम दुनिया की तरफ देखते थे, अब दुनिया हमारी तरफ देख रही है। हमारे पास एक ऐसे नायक हैं जो आज वैश्विक परिदृश्य पर महानायक हैं, तो उनके होते हुए अब हिंदुस्तान की सामर्थ्य की पहचान दुनिया को हो गई है, हिंदुस्तान की क्षमता की पहचान दुनिया को हो गई, हिंदुस्तान की शक्ति की पहचान दुनिया को हो गई है। और विश्व शांति में हिंदुस्तान की जो रुचि है, उसके लिए जो हमारा संकल्प है, प्रयत्न है, इसका बोध पूरी दुनिया को है। आज की दुनिया को आर्थिक दुनिया भी कहते हैं, तकनीकी की दुनिया भी कहते हैं। तकनीकी कौशल के मामले में, आर्थिक संपदा के मामले में हिंदुस्तान दुनिया का महत्वपूर्ण राष्ट्र है। इसलिए अगर दुनिया के देशों को व्यापारिक धरातल पर आगे बढ़ना है तो हिंदुस्तान के साथ तालमेल रखना पड़ेगा। विश्व शांति के लिए संकल्प लेना है और उसे यथार्थ के धरातल पर उतारना है तो हिंदुस्तान से सहयोग लेना पड़ेगा। आज की वैश्विक राजनीति में हिंदुस्तान एक महत्वपूर्ण शक्ति है जिसकी तरफ अब दुनिया देख रही है। जी, काफ़ी आपने स्पष्ट कर दिया सर। इसी से हल्का सा और लगा हुआ प्रश्न है, हमारी विदेश नीति इतनी अच्छी है तो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रति बढ़ाया हुआ कदम इसे मान सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, ये अब कुछ दिनों की बात है, हम संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होने वाले हैं। उसके जो आधार हैं वो हमारे पास हैं। पहला आधार, हम विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या के देश हैं, सबसे बड़ा संसाधन युवा भारत, सबसे अधिक युवाओं की संख्या हिंदुस्तान में है। रचनाशील युवा, सक्रिय युवा, जिनके अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता है और संकल्प है। दूसरा, हम सांस्कृतिक और वैचारिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र है। हमारी एक विचारधारा है गुटनिरपेक्षता की विचारधारा, हमारी एक परंपरा है अहिंसा की परंपरा, हमारी एक विचारधारा है सर्वे भवन्तु सुखिनः की विचारधारा, और हमारी एक विचारधारा है वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा। इस तरह वैचारिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत राष्ट्र हैं। एक संदर्भ होता है आर्थिक संदर्भ, हम आर्थिक दृष्टि से आज महाशक्ति हैं। एक संदर्भ है सामरिक संदर्भ, हमारे पास सामरिक संदर्भों में जो भी सामर्थ्य होनी चाहिए सब कुछ है। नाभिकीय आयुध हमारे पास, उन्नत कोट की मिसाइलें हमारे पास, उन्नत कोट के सैटेलाइट हमारे पास, जल सेना, नभ सेना, स्थल सेना हिंदुस्तान की उन्नत कोट की
ऐसी सेना शायद ही दुनिया में किसी देश के पास हो, और जो साहस और आत्मसंबल होता है सैन्य शक्ति में, वह हिंदुस्तान के पास विलक्षण किस्म का है। इस दृश्य भी हम समर्थ हैं। एक होता है संगठन की ताकत। हिंदुस्तान गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुवा है, 120 सदस्य इसमें हैं, तो हर दृष्टि से हमारे पास वो सामर्थ्य है। एक संदर्भ होता है कि विश्व शांति में हमारा योगदान क्या है। दुनिया में जहां कहीं भी जिस किसी भी देश में गृह युद्ध की स्थिति आती है तो वहाँ इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाती है। उसमें हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। हिंदुस्तान के सैनिकों की दुनिया में प्रशंसा है, और कोई भी देश जब संकट में होता है तो हिंदुस्तान के सैनिकों की मांग करता है। ये सामर्थ्य है हिंदुस्तान की। संयुक्त राष्ट्र में जो अंशदान दिया जाता है, 10 नियमित और अधिक से अधिक अंशदान देने वालों में हिंदुस्तान का स्थान आता है। इसलिए कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो हमें संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने का कारक न बनाता हो, संबल न देता हो, सहयोग न देता हो। हर दृष्टि से हम उसके पात्र हैं, और हमें निश्चय ही यह स्थान बहुत शीघ्र मिलने वाला है। एक बाधा अगर है तो हमारे पड़ोस में स्थित एक विस्तारवादी नीति का पालन करने वाले राष्ट्र की बाधा है, जो उसमें व्यवधान उत्पन्न करता है। लेकिन अब वह व्यवधान उत्पन्न करने की स्थिति में नहीं रहेगा। अगला जब भी प्रस्ताव आएगा, हिंदुस्तान उसका सदस्य बनेगा ही बनेगा। जी, उसी पर मैं थोड़ा सा आगे जाना चाह रहा था सर, कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 स्थायी सदस्य हैं, तो उनके पास वीटो का अधिकार है। कोई एक देश वीटो कर दे तो पूरा सब मामला रुक जाता है। तो क्या इसमें थोड़ा परिवर्तन नहीं होना चाहिए कि 2/3 सदस्य बहुमत के आधार पर फैसला लें, तो देश का सभी विश्व का कल्याण ऐसा हो? ये इसी पर बात होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि संयुक्त राष्ट्र का जो कार्य व्यवहार है अब लोकतांत्रिक होना चाहिए, बहुमत से निर्णय होना चाहिए। 4 सदस्य अभी अस्थायी रूप से जो उसके अस्थायी सदस्य हमारे साथ हैं, और एक 5वां सदस्य अब या तो अगली बैठक में बहिष्कार ही करेगा अथवा इसका वीटो निष्प्रभावी रहेगा, क्योंकि अब हिंदुस्तान को बहुत दिनों तक सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता से वंचित नहीं किया जा सकता। बहुत बढ़िया सर। कोविड-19 के काल में सर जनजातीय क्षेत्रों में विश्वविद्यालय द्वारा, आपके द्वारा काफ़ी काम हुए हैं, और आपने आसपास क्षेत्रों में गए भी हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे ही ये कोविड-19 का फेज चला पूरी दुनिया में, विशेष करके अपने देश के संदर्भ में कहा तो लॉकडाउन की स्थिति आई। ऐसे में आवागमन के साधन बाधित हुए, आय और आजीविका पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। लोगों को बताना भी था कि कोविड-19 का चेन तोड़ना है, इसके लिए एक दूसरे से 2 गज की दूरी होनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। इस सब को ध्यान में रख करके मैं स्वयं फैकल्टी ऑफ ट्राइबल स्टडीज के जो अधिष्ठाता हैं प्रोफेसर पीके सामल जी, उनकी टीम अपने अधिकारी लोगों को साथ लेके, DSW भी उसमें थे, हम लोग आसपास के गांव में गए। एक गांव है फरीसिमर, जहाँ मैं स्वयं इस टीम के साथ था। वहाँ गांव में मैंने इन सब का वितरण किया, मास्क का, सैनिटाइजर का, साबुन का, बच्चों के लिए बिस्किट। लोगों से पूछा भी कि क्या कोई ऐसा परिवार है जिसके पास अन्न की समस्या है। हम लोग चावल और दाल के पैकेट भी बना के ले गए थे, लालपुर गांव में भी गए थे। हमारे NSS के जो कार्य करने वाले शिक्षक लोग हैं, वो अपनी टीम के साथ गए, प्रोग्राम अधिकारी लोग, और वहाँ भी दाल चावल का पैकेट वितरण किया गया। तो जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद लोग थे उनके पास पहुँचने की कोशिश की गई, सबसे बताया भी गया। और ये जो यात्रा हुई समीपस्थ गाँव की, प्रशासन की अनुमति और सहमति से, विश्वविद्यालय सहयोग करना चाहता है, अनुमति या प्रशासन की सहमत भी लिया, और कम संख्या में, जितना मान्य संख्या हो सकती थी, लोग गए। सबसे संपर्क भी या संवाद भी किया। मैंने स्वयं संबोधन किया और बताया कि आप दूरी का निर्धारण रखें, 2 गज की दूरी, जब भी घर से बाहर निकलें इसका ध्यान रखें, क्योंकि कोविड-19 का चेन तोड़ना है। जो बाहर से लौट के आए हैं हमारे घर परिवार के लोग, वो बाहर हैं, गांव के बाहर प्राइमरी पाठशाला में या कहीं रुके हुए हैं,
उनके साथ एक जो कोविड-19 के प्रभाव की दूरी है वह रखें, उन्हें अपने से वंचित ना करें। उन्हें ऐसा ना लगे कि हम आपके हैं और आपके बीच में आने पर प्रतिबंध है। उनका सम्मान करें, उनके साथ आप प्रेम व्यवहार करें और लगाव दिखलाएं। उनको लगे कि उनकी सुरक्षा के लिए 15 दिन के लिए दूर हैं या बाहर हैं, फिर हमारे हैं, हम उनके पास जाएंगे। आप उनके पास जाएं, मास्क लगाकर जाएं, उनको सुविधाएं दें, उनसे संवाद करें। इस सब पर हम लोगों ने कहा जो समय समय पर सरकार के निर्देश आ रहे हैं उनका पालन करना चाहिए, वो हमारे हित में है, हमारे कल्याण में है। ये सारी बातें हम लोगों ने बताया। यह भी बताया कि अब धीरे धीरे वो दौर आएगा जिसमें स्थानीय उत्पादों पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। इसलिए स्थानीय उत्पादों के लिए हमें मुखर होना है और इन्हें वैश्विक धरातल पर ले जाना है। हमारा विश्वविद्यालय इसमें बढ़ के सहयोग करेगा। जो संकल्प है बी वोकल फॉर लोकल एंड मेक द लोकल ग्लोबल, इस संकल्प में हमारा विश्वविद्यालय आगे आएगा। कौशल विकास में सहयोग करेगा, प्रशिक्षण देगा कि कैसे आप स्थानीय स्तर पर ही आजीविका के अवसर तलाश लें और खूब आगे बढ़ें। ये सब कार्य हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। मैं स्वयं संबोधित भी करता था डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी, और जब भी हम मिले इस अंचल के लोगों से हमने बात उनसे कहा। जी निश्चित रूप से सर, काफ़ी प्रचार प्रसार आपने किए हैं और सहयोग भी जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ी है जनजातीय क्षेत्रों में आप स्वयं गए हैं, और वो अभी भी चल रहा है लगातार वो प्रयास। और विश्वविद्यालय के लिए भी अच्छा है और जनजातीय क्षेत्रों के लिए भी ये बहुत सराहनीय काम है। सर अगला प्रश्न है, हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जनजातीय शब्दकोश के बारे में प्रोफेसर तीर्थेश्वर जी ने इसके पहले काम किए हैं। ये शब्दकोश क्या शब्द संकलन है, इसको शब्दकोश की प्रक्रिया के अंतर्गत ले सकते हैं, और दिलीप सिंह जी भी इस पर परियोजना पर काम कर रहे हैं। और इस पर हम देखते हैं सर कि जो बुजुर्ग लोग हैं, चाहे गौड़ जनजाति हो, बैगा हो या भील हो, इनकी जो भाषा या बोली जब ख़त्म होती है तो इसी के साथ उनकी संस्कृति भी खत्म होती है, क्योंकि आधुनिकीकरण के प्रभाव के कारण, बाजारीकरण के प्रभाव के कारण हम देखते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो अब आदिवासी बोलियों को बोलना बंद कर दिए हैं। तो जो बुजुर्ग लोग हैं वही उन बोलियों को बोल रहे हैं, तो इनके संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। और निश्चित रूप से एक बड़ा काम है हमारे विश्वविद्यालय में, प्रोफेसर दिलीप जी कर भी रहे हैं, आपके मार्गदर्शन से वो काम चल भी रहा है। तो इस पर थोड़ी सी सर चर्चा करेंगे कि ये जो शब्द संकलन है इसको शब्दकोश के रूप में आप कुछ मार्गदर्शन करें तो ये शब्दकोश के रूप में भी आ सकता है, और आगे और इसी प्रकार की जो जनजातीय बोली हैं उस पर भी काम कर सकते हैं। इस पर थोड़ा सा सर बताएं। ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है आप लोगों के द्वारा, विशेषकर हिंदी विभाग और प्रोफेसर तीर्थेश्वर सिंह के सहयोगी लोगों के द्वारा। आप स्वयं भी प्रोफेसर डहरिया जिस कार्य में सहयोग करते रहते हैं। जी मेरे पास गोंडी हिंदी अंग्रेजी, कोल हिंदी अंग्रेजी, बैगानी हिंदी अंग्रेजी, हिंदी गोंडी बैगानी कोल अंग्रेजी, ये जो शब्द संकलन है आपका, ये बहुत अच्छा है। मैंने इसे देखा भी है और इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और आप लोग जो भी इस संदर्भ में प्रोजेक्ट बनाएंगे, परियोजना ले आएंगे, उसको मैं पूरा सहयोग करूंगा और भी आगे बढ़ाऊंगा। हमारे विश्वविद्यालय में लुप्तप्राय भाषा केंद्र है, इसके द्वारा 7 राज्यों की जनजातीय भाषाओं का बोधात्मक कोष तैयार किया जा रहा है और ये बहुत आगे कार्य हो चुका है इसके द्वारा। विशेष करके मध्य प्रदेश में बैगानी, महाराष्ट्र की गोंडी, गुजरात की कुकना जनजात के जो शब्द हैं, इस बोली है ये, उसके शब्द और व्याकरण तैयार हैं। वस्तुतः बोली में बहुत सारी हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं निहित हैं। जो आंचलिक बोलियां हैं हमारे परंपरागत ज्ञान का कोष हैं। हमारी जो लोक भाषा है, लोक कला है, लोक विद्या है, ये सब इसमें समाहित है। बोलियों का प्रचलन और प्रसार इनके व्यवहार और व्यवहारकर्ताओं के द्वारा होता है। आधुनिक क्रम में आय और आजीविका की तलाश में जब हम बाहर जाते हैं तो फिर वहाँ की बोली और वहाँ की भाषा में हम रस जाते हैं, रम जाते हैं और हमारी बोली कहीं पीछे छूट जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी बोली समाप्त हो जाती है। आज ज़रूरत है कि इन बोलियों को हम और ज़्यादा आधार और बल प्रदान करें। ऐसा करने से जो इसके प्रचलन करने वाले लोग हैं, इसको व्यवहार में लेने वाले लोग हैं, उनके पास जो प्रकृति ने ज्ञान दिया है, जो प्रकृति ने उनके पास संस्कृति दी है,
और जो कौशल उनके पास है इन बोलियों में है, इनके शब्दों में है, इसलिए इनका शब्दकोश तैयार करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो हमारे जनजातीय भाषाओं का बोधात्मक कोश तैयार करने के लिए लुप्त प्राय भाषा केंद्र काम कर रहा है, ये अद्भुत है। और इसमें वस्तुतः बोलियों से ही समाज सांस्कृतिक बोध होता है, उनकी गतिविधियों की, उनकी व्यवस्था की, उनकी सभ्यता की जानकारी होती है। समाज का स्वरूप, समाज का विकास और समाज का विन्यास हम बोली और भाषा के माध्यम से समझते हैं। तो इस दिशा में हम जितना अधिक काम करेंगे उतना अधिक ज्ञान का विस्तार होगा और साथ ही साथ समाज को समझने का भी काम होगा। जो आंचलिक संस्कृति है इसके उन्नयन का भी काम होगा। तो इसलिए जनजातीय भाषा पर, जनजातीय बोली पर, जनजातीय ज्ञान पर हमें कार्य करने की आवश्यकता है। और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सक्रिय भी हूँ, तत्पर भी हूँ। और ये मेरा संकल्प है कि ऐसी जितनी जनजातीय बोलियां हैं और भाषाएं हैं अब ये लुप्त प्राय ना रहें, ये गुप्त ना रहें, ये सुप्त ना रहें, ये जागृत अवस्था में आएँ और इनकी पहचान वैश्विक धरातल पर हो। इसके लिए हमारा विश्वविद्यालय बहुत कार्य कर रहा है और आगे भी बहुत प्रमुख कार्य करेगा। बहुत अच्छा सर, आपने संकेत भी थोड़ा दे दिए हैं कि इस पर जो शब्द संकलन है इसको शब्दकोश में अभी परिवर्तित करें और आगे भी काम करने के लिए आप फंडिंग की भी आपने बात कही है। सर अगला है कोरोना काल में आपने 158 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अतिथि व्याख्यान दिए हैं विविध विषयों पर। इस पर सर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आपने पूरी गणना कर ली है। कोविड-19 के दौर में बहुत अधिक व्याख्यान हो रहे हैं, यह सुखद है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसने सभी गतिविधियों पर विराम लगा दिया। इसने संवाद की कड़ी को बहुत अधिक तेज कर दिया है। यह बात दूसरी है कि हमारा संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, लेकिन हम इस माध्यम से एक दूसरे को देख पा रहे हैं। कोविड-19 का अगर न्यूनतम प्रभाव है, शून्य प्रभाव है, तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये तकनीकी की देन है और आज के दौर में हम इसका आश्रय लिए हुए हैं और इसी के माध्यम से एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उनसे संवाद कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में सारे विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण आयोजन कर रहे हैं वेबिनार संबंधी, और शायद ही अब कोई ऐसा विषय बचा हो जिस पर वेबिनार न रहा हो। अब उन विषयों के विभिन्न आयामों पर वेबिनार हो रहे हैं। हमारा विश्वविद्यालय निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि अग्रणी विश्वविद्यालय है जहाँ तक वेबिनार का प्रश्न है। अपने विश्वविद्यालय में, विभिन्न विश्वविद्यालयों में, देश के विभिन्न अंचलों में जहाँ कहीं भी संवाद के लिए मुझसे संपर्क किया जाता है तो मैं अवश्य उसके लिए कुछ समय निकालता हूँ। इस कड़ी में कोविड-19 का प्रभाव, कोविड-19 के दौर में समाज और साहित्य, विज्ञान की स्थिति, ऐसे विषय, आत्मनिर्भरता, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास, शिक्षा नीति जैसे बहुत से विषय हैं जिस पर चर्चा होती रहती है। फिर मानस के विभिन्न प्रसंग हैं, वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था है, देश की विदेश नीति है, देश की आर्थिक स्थिति है, सब पर कहीं न कहीं विचार विमर्श होता है। और जब से नई शिक्षा नीति हमारी आई है तब से भाषाओं की क्या भूमिका होगी शिक्षा के विस्तार में, भाषाओं की क्या भूमिका होगी जो हमारी लोक विद्या है इसको सामने लाने में, लोक कला को सामने लाने में क्या इसकी भूमिका हो सकती है, विद्यार्थियों को कैसे अंक अक्षर भाव ज्ञान दे करके विषय बोध कराया जाएगा, व्यावसायिकता का बोध कराया जाएगा। ऐसे बहुत सारे विषय हैं। कोविड-19 से बचने के उपाय क्या हो सकते हैं, प्रयोगशालाओं की भूमिका आज के दौर में क्या है, अब कौन से विषय रह गए जिन पर हमें ज़्यादा केंद्रित होना है कि अब तक तो हमने बहुत सारे सुख सुविधा के उपाय बनाए, लेकिन अब स्वास्थ्य संरक्षण के उपाय बनाने हैं तो इस पर कैसे काम किया जा सकता है, कैसे जो वनौषधियाँ हैं इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। विषय हैं जो वेबिनार के माध्यम से सामने आए और इन सभी विषयों पर मुझे बोलने का अवसर मिला और इस अवसर का लाभ मैंने, आप कह सकते हैं कि सबसे जुड़ने के लिए किया,
अपनी बात रखने के लिए किया और उसमें अपने विश्वविद्यालय की मैंने भूमिका रेखांकित की कि हमारा विश्वविद्यालय और इसी तरह से अन्य विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षा के केंद्र आज के दौर में क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान में रख करके संवाद की। लेकिन हमारे हर संवाद का मूल होता है कि हमारा भारत स्वच्छ रहे, हमारा भारत स्वस्थ रहे, हमारा भारत समृद्ध रहे, हमारा भारत सशक्त रहे और हमारा भारत ज्ञान की दुनिया की महानतम शक्ति बने। जी सर, निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि आपने अग्रणी विश्वविद्यालय की बात की है, तो इतने तो किसी विश्वविद्यालय में व्याख्यान और इस टाइप की परिचर्चा नहीं हुई है। विविध विषयों पर और आत्मनिर्भरता की बात, कौशल प्रशिक्षण की बात माननीय प्रधानमंत्री जी की है, तो अपने यहाँ हम देख रहे हैं कि उसकी एक फैकल्टी है जो प्रशिक्षण देती है, प्रशिक्षण संस्था स्किल डेवलपमेंट की है। राजभाषा के प्रकोष्ठ के माध्यम से भी आत्मनिर्भरता की ओर जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय है। सर, दो प्रकार के अनुभव का हम लाभ यहाँ लेना चाहेंगे। एक तो पंडित दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय में आप प्राक्टर रहे हैं, कार्य परिषद के सम्मानित सदस्य भी रहे हैं और कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक अनुभव वहाँ अधिष्ठाता के पद पर भी रहे हैं। पहले उन प्रशासनिक अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे, फिर विश्वविद्यालय की तरफ आएंगे। देखिए, चीफ प्राक्टर के रूप में भूमिका होती है कि विश्वविद्यालय में शांति बनी रहे और अध्ययन के वातावरण पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना हो और किसी भी प्रकार से उसमें कमी ना आने पाए। ये दो ध्येय था। 2003 से लेकर 2005 तक मैं मुख्य नियंता के पद पर था और यह संजोग है, सौभाग्य है कि पूर्ण शांति हमारे विश्वविद्यालय में थी, जबकि छात्र संघ के भी निर्वाचन होते रहे। अध्ययन अध्यापन में कभी कोई बाधा नहीं आई और वह दौर बहुत उत्तम दौर कहा जाता है। एक विशेष कारण से कि उसी समय हमारे विश्वविद्यालय में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम का शुभागमन हुआ और उन्होंने नए सत्र को संबोधित किया। वह एक अविस्मरणीय घटना है। वैसी व्यवस्था और वैसा उमंग और उत्साह है कम देखने को मिलता है। तो अत्यंत प्रसन्न होकर के गए और उन्होंने जो उद्बोधन दिया उससे विद्यार्थी बहुत लाभान्वित हुए। तो हमारे मुख्य नियंता काल की यह सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अधिष्ठाता के रूप में फैकल्टी की बैठक बुलाना, सभी विभागाध्यक्षों से निरंतर संवाद करना और साथ ही विभाग के सदस्यों से संवाद करना, ये मेरा प्रमुख ध्येय था। और मैं सभी विभागों में गया, सभी शिक्षक लोगों से मिला। विभागाध्यक्ष लोगों की नियमित बैठक हमारे साथ होती थी, क्योंकि अध्यक्ष के रूप में मुझे पता था कि पाठ्यक्रम निर्धारण में, उसके नवीनीकरण में, समयानुकूलन में क्या करना चाहिए, क्या दिक्कतें हो सकती हैं विभागाध्यक्ष लोगों की, उससे मैं अवगत था। तो इसलिए अधिष्ठाता होते ही मैंने इन चीज़ों पर ध्यान दिया और हमारे समय में अधिक से अधिक जो आर्ट्स फैकल्टी है उसकी बैठक हुई और जो छोटी मोटी समस्याएं संवाद से हल हो सकती थी वो सभी हल हुई। और उसी दौर में मैंने देखा कि हमारे बहुत सारे शिक्षक हैं जिनका समय से प्रमोशन हो जाना चाहिए, ड्यू मिलना चाहिए। तो इसके लिए भी मैंने पहल की और मेरी पहल सफल भी रही। कार्य परिषद के अध्यक्ष के रूप में वो सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक निकाय होता है विश्वविद्यालय का। यह देखना होता है कि जो लोग नियुक्त हैं वो विनियमित हो जाएं, रेगुलराइजेशन उनका हो, कन्फर्मेशन हो जाए। तो जितने लोग उस समय तक नियुक्त थे उनका सबका कन्फर्मेशन करने में मैंने अपना योगदान किया। जो एक कार्य परिषद सदस्य की भूमिका है उसका मैं भागीदार बना। फिर क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं विश्वविद्यालय की, इसके बारे में विचार विमर्श, जो UGC के डायरेक्शंस आते हैं, सरकार के निर्देश आते हैं, उन्हें कहाँ समायोजित करना है, अंगीकृत करना है, ये सब कार्य हुए। जब तक मैं कार्य परिषद का सदस्य था, ये बहुधा होते भी रहते हैं और सभी सदस्य कार्य परिषद के दायित्वों का निर्वहन करते हैं। मैंने भी उसी दायित्व का निर्वहन किया। एक ही संकल्प रखा था कि विश्वविद्यालय का निरंतर उन्नयन हो, यश बढ़े। जी जी, निश्चित रूप से सर, उस प्रशासनिक अनुभवों का लाभ विश्वविद्यालय को मिलेगा और मिल भी रहा है। एक अधिवेशन मैं गया था, वहाँ पर
एक सज्जन चर्चा कर रहे थे, गाँव अमरकंटक से आए हैं, तो हमारे यहाँ से कुलपति जी गए हैं वहाँ, तो वही अपने आप चर्चा कर रहे थे कि वहाँ 5 जब आप प्रॉक्टर थे तो 500 छात्र ऐसे आक्रोशित होकर आए कि क्या क्या कर देंगे। तो बोले, सर ने बोले कि आपकी समस्या क्या है बताइए। तो उन्होंने अपनी समस्या बताई, बोले चलो आपकी सब समस्याओं का समाधान हो गया आज से, मान लीजिए। तो वो आपके पैर पड़ के चले गए। ऐसे हमने सब सुने हैं अनुभव। ऐसे तो कई अवसर आते थे। जी जी जी। आमतौर पर भीड़ से अध्यापक बचता है जी जी। और मुख्य नियंता भी अध्यापक ही होता है। तो क्योंकि भीड़ का स्वभाव कब कैसे बदल जाए कोई नहीं जानता। लेकिन जब मैं मुख्य नियंता बना तो मेरे मन में एक भाव आया कि हमारे बच्चे भी बाहर के विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, उनकी भी आवश्यकताएं हो सकती हैं जी। तो हमें उनको सुनना चाहिए, इनसे दूर नहीं हटना चाहिए, समस्याओं का सामना करना चाहिए। सुन के बहुत सारे समाधान हो जाते हैं। ऐसे कई अवसर आए जब हमारे पास सूचना आती थी कि बहुत सारी भीड़ बच्चों की आ रही, गेट पर हंगामा हो सकता है। तो हमारे उस समय के कुलपति जी कहते थे कि पुलिस बल बुला लेना चाहिए। तो मैं उनकी बात सुनता था, लेकिन मैं स्वयं खड़ा होता था और बच्चों से कहता था कि अपनी बात बताओ जी। शोर में आवाज कभी कभी दब जाती है, सुनाई नहीं देती। आप बिना शोर के अपनी बात बचाओ, मैं सुन लूंगा। ऊंचा बोलने से भी सुनाई कम देता है, कान मेरे ठीक है, आप अपनी बात कहो, क्योंकि तुम लोग मेरे लड़के की तरह से हो। और ये संजोग की बात थी कि उस समय जितने इस प्रकार के नेतृत्व करता विद्यार्थी, मैं सबका नाम जानता था, बाय नेम बुलाता था। तो एक तो बाय नेम बुलाने से उनके अंदर लगता था कि हम छिप नहीं सकते, जो भी गतिविधियां होंगी सर तो बाय नेम जानते हैं। फिर मैं उनकी बात सुनता था, उनसे सूची में मांगता था कि तुम्हारे पास अगर कोई पत्रक हो तो दो। कभी कभी उनके पास पत्रक नहीं होता था, मैं स्वयं अपना पेन दे देता था कि पेन ले लो, मेरे पास पॉकेट में हमेशा एक कागज आता, किस पर लिख दो। मैं उनसे पूछता था, फिर लिख के ले लेता था। उसमें से बहुत सारी ऐसी बातें होती जिसका त्वरित समाधान हो सकता था। मैं कहता चलो ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये एक दो समस्याएं तुम्हारी हैं, इस पर हम प्रशासन से बात करके हल कर देंगे। तुम्हारा प्रमुख काम है कि पढ़ना, और पढ़ने की सुविधा प्राप्त करना, लाइब्रेरी की पुस्तकें प्राप्त करना, नियमित रूप से कक्षाएं चलें, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। जो छोटी मोटी समस्याएं होती थी मैं खुद भी देख लेता था। उस समय जो हमारे शिक्षक मित्र होते थे मुझसे बहुत लगाव रखते थे, तो इसलिए बच्चे जो संकल्प लेके आते थे, ऐसा मैं सुनता था कि आज विश्वविद्यालय में कुछ करना है, वो सारे विनीत होके मेरे पास से जाते थे और एक अलग भाव रखते थे, क्या करें हम किसी मुख्य नियंता से लड़ सकते हैं, अपने गार्जियन से कैसे लड़े। ये भाव लेके फिर बच्चे चले जाते। जब गार्जियन ही गेट पर खड़ा हो तो समस्या रह नहीं जाती। तो इसलिए मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई, बच्चे हमारे पसंद है। ऐसे निश्चित रूप से आपका स्वभाव भी वैसा है और आपका बड़ापन भी है, जिसके कारण से बच्चों को भी और साथियों को भी इसका लाभ मिल रहा है। 6 दिसंबर 2019 को सर आपने माननीय कुलपति का दायित्व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में संभाला है। तो निश्चित रूप से अकादमिक प्रशासनिक अनुभव क्या बढ़िया सब चल रहा है विश्वविद्यालय। और सर आप इस विश्वविद्यालय जनजाति विश्वविद्यालय, तो आप विश्वविद्यालय को कैसा देखना चाहते हैं, उस संदर्भ में? देखिए, जहाँ तक कैसा देखना चाहते हैं, मेरी इच्छा है और प्रयास है कि यह विश्वविद्यालय दुनिया का श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय बने। जी। यहाँ जो अध्यापन हो रहा है विश्व के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों में भी श्रेष्ठतम कहा जाए। यहाँ जो अनुसंधान कार्य चल रहे हैं वह पूरी मानवता के कल्याण के लिए हो, और कहा जाए कि अगर रिसर्च किसी विश्वविद्यालय में हो तो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के प्रयोगशालाओं की तरह का रिसर्च हो, जिसमें मानवता के कल्याण और संरक्षण का ध्यान रखा जाता है। इनोवेशन, जिसमें नवाचार हो, गुणवत्ता हो, तो इस रूप में मैं देखना चाहता हूँ। जब मुझे यहाँ कुलपति के रूप में दायित्व निर्वहन का सौभाग्य मिला, मैंने 6 दिसंबर को यहाँ कार्यभार ग्रहण किया। बहुत महत्वपूर्ण तिथि है 6 दिसंबर, आप सब जानते हैं इसके बारे में। तो मुझे यहाँ पता चला जब मैंने बैठकें ली कि यहाँ स्नातकोत्तर स्तर पर, अनुसंधान के स्तर पर केवल अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ाई होती है और रिसर्च करने का अवसर मिलता है। तो ये बात मुझे कहीं पीड़ा दे गई कि इस अंचल में हिंदी का अंचल है, हिंदी में पढ़ाई होनी चाहिए,
क्योंकि विद्यार्थी तो अपनी मातृभाषा में, अपनी आंचलिक भाषा में सोचता और समझता है। पहला काम मैंने किया कि यूजी, पीजी, रिसर्च और जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है सब में अध्ययन अध्यापन का माध्यम हिंदी भी रहेगी। यहाँ से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। फिर जो निकाय होते हैं विश्वविद्यालय के, अकादमिक परिषद, कार्य परिषद, बिल्डिंग कमेटी, वित्त समिति, इनको और तेज मैंने किया, इनकी बैठकें आरंभ की। विश्वविद्यालय जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं सबका होता है, शिक्षक, शिक्षार्थी, अधिकारी, कर्मचारी और अभिभावक भी। मैंने सबसे संपर्क और संवाद किया। मैंने सामूहिक रूप से संवाद किया, फिर अलग अलग विभागों में भी गया, संकायों में भी गया और मैंने क्या समस्याएं हैं उन पर सोचा। और मेरे मन में एक भाव आया कि हम सब समवेत स्वर में बोलें, साथ साथ चलें और साथ साथ शुभ की कामना करें। हम अतीत में वापस नहीं जा सकते, लेकिन जहाँ से यात्रा आरंभ कर रहे हैं वहाँ से आगे तो जा सकते हैं। यह ध्येय लेकर के आया कि सब बहुत ऊर्जावान लोग हैं, सबके पास बहुत बौद्धिक क्षमता है और इस क्षमता का प्रयोग होना चाहिए रचनात्मक कार्यों में। सबका सम्मान बढ़े, इसका मैंने ध्यान रखा। और जो विश्वविद्यालय का परिवेश है, रीवा खंड है, तो पुण्य तीर्थ का क्षेत्र है, तो यहाँ सारे कार्य पुण्य के ही हों, यह संदर्भ लेके मैंने यहाँ से यात्रा आरंभ की। और मुझे खुशी है कि सभी शिक्षकों के सहयोग से, कर्मचारियों, अधिकारियों के सहयोग से अब तक की यह सफल यात्रा है और आगे भी उनका सहयोग मिलेगा, ऐसा विश्वास है और यह यात्रा सफल होगी। वस्तुतः एक व्यक्ति की सफलता में उसकी स्वयं की सामर्थ्य उतनी नहीं होती जितना सहयोगियों का संबल होगा। तो मैं सहयोगियों के संबल पर विश्वास करता हूँ कि जितने लोग हैं हमारे विश्वविद्यालय में सब सहयोगी हैं। कुलपति तो एक निश्चित अवधि लेकर के आता है, उसके संकल्प होते हैं, उसके सपने होते हैं जो पूरा करता है, और एक ही संकल्प होता है, एक ही सपना होता है, विश्वविद्यालय का उन्नयन। और विश्वविद्यालय उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाए जिसकी ओर सभी निगाह लगाएं, सारे विश्वविद्यालय देखें, पूरी मानवता देखे कि एक विश्वविद्यालय ऐसा है जहाँ से मानव कल्याण की सीख मिलती है, मानवता को संबल मिलता है, सुख और शांति का विधान होता है, आत्मोन्नति और सर्वोन्नति का संदेश निर्गत होता है। यह विश्वविद्यालय उस रूप में जाए। नई शिक्षा नीति आ गई है। माननीय शिक्षा मंत्री जी निरंतर कहते हैं कि जो भी परिवर्तन होगा, जो भी सुधार परिष्कार होगा, जो भी विकास होगा, शिक्षा के माध्यम से ही होगा। हम सभी शिक्षा संस्थान से संबंध हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा कहना होता है, संकल्प से सिद्धि की ओर। संकल्प है कि भारत दुनिया का महानतम राष्ट्र बने, और यह संकल्प अवश्य सिद्ध होगा शिक्षा के माध्यम से। और हम लोग अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें तो निश्चय ही इस संकल्प में हम बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त करेंगे। और जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का और देश के लोगों का, तो अवश्य पूरा होगा। निश्चित रूप से सर, आपके द्वारा किए जा रहे कार्य सराहनीय है। और जो नई शिक्षा नीति की जो बात आई है, तो उसमें आपने यहाँ आते से ही हिंदी, अंग्रेजी जो माध्यम था उसको हिंदी में भी कर दिए, और इसमें छात्रों को बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि आसपास जो हम देखते जनजाति छात्रों को उतना अंग्रेजी में उतनी दक्षता नहीं है, तो हिंदी माध्यम से भी वो पढ़ के जो है अपना डिग्री प्राप्त करेंगे, तो एक बहुत अच्छी बात है। आपने सर आते से ही लियन की एक बहुत बड़ी समस्या थी शिक्षकों कर्मचारियों के बीच, जो उससे वो जूझ रहे थे, एक प्रकार से उनके जीवन से जुड़ा हुआ भाग था वो, तो वो आते से ही आपने वो समस्या हल कर दी। वो सबको लियन पे जाके सुरक्षित लोग हो रहे हैं। मेडिकल का पर भी एक कमेटी का आपने गठन किया, जिस पर बड़ी राहत देने जा रहे हैं। आवास, छात्रावास, अन्य परियोजनाओं पर कई काम पूरे भी हुए हैं और द्रुत गति से उस पर काम चल भी रहे हैं, तो इस संबंध में सर थोड़ा सा बताएंगे। मुझे आने के साथ ही यहाँ पता हो गया था कि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं इस अंचल में कम हैं, और हमारे विश्वविद्यालय में तो
बहुत कम है, न्यूनतम कह सकते हैं कि जो छोटी मोटी आवश्यकताएं हैं स्वास्थ्य की वो तो पूरी हो सकती हैं हमारे हॉस्पिटल से, लेकिन कोई कठिन समस्या आ जाए तो उसका निराकरण नहीं हो सकता। यहाँ से काफ़ी दूर जाना पड़ता है और यह दूरी तय करने में समय भी ज़्यादा लगता है। मुझे लगा कि इस क्षेत्र में एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए और विशेष करके इस अंचल में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मैंने इसका प्रस्ताव बना के शासन को भेजा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार से भी इसके लिए आग्रह किया है और भारत सरकार से भी इसके लिए आग्रह है। और मेरा प्रयास है कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण संस्थान इस विश्वविद्यालय में और इस अंचल में अवश्य खुले। अभी स्वास्थ्य के लिए बहुत दिक्कतें हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा गारंटी कोई नहीं है। तो जितने महत्वपूर्ण चिकित्सालय हैं इस देश के, उनके साथ हमारे विश्वविद्यालय का एक समझौता होना है, इम्पैनलमेंट होना है कि अगर हमारे यहाँ का कोई शिक्षक कर्मचारी, भगवान न करें किसी को असाध्य रोग हो, लेकिन अगर हो जाता है किसी को तो उसे कठिनाई ना हो और उसके सामने भुगतान की समस्या ना हो। यह सब मुझे देखना है और इसके लिए मैंने प्रयास आरंभ कर दिया है। कोविड-19 नहीं होता तो इसमें बहुत सफलता मिल गई होती, लेकिन मेरा पूरा ये संकल्प है कि सबको मेडिकल सपोर्ट मिलेगा और इसके लिए यथासंभव सहयोग अवश्य सबको मिलेगा। मेरा प्रयास है इस दिशा में। एक समस्या हो, बहुत अच्छी बात क्या प्रोफेसर डहरिया जी ने शिक्षक लोगों की चिंता करते हैं, जो दायित्व इनके पास है इन्हें करने भी चाहिए। आवास की समस्या, जो आवास अभी हैं इनकी लाइफ जिसे कहते हैं, इनकी ज़िंदगी बहुत नहीं है, बहुत तत्काल जब बने थे आवश्यकता थी तो इसलिए इनकी निरंतरता बहुत नहीं है। लेकिन जो सम्यक सुधार हो सकता है इनमें, उसके लिए आदेश मैं कर चुका हूँ, उसका मैंने सब प्रस्ताव बनवा लिया है। यथाशीघ्र उस पर काम होगा, मरम्मत का काम, रंगाई पुताई का काम, कि जहाँ शिक्षक रहते हैं वो देखने में भी अच्छा लगे, रहने में भी अच्छा लगे। फिर भी आवासों की कमी है। 2 बड़े आवास जिसमें कई आवास रह सकते हैं, फ्लैट हैं, वो तैयार हो रहे हैं शिक्षक लोगों के लिए। तो बहुत जल्दी ही मुझे पूरा भरोसा है कि दीपावली के बाद हम नए आवास अपने आचार्य और अन्य शिक्षकों को देने की स्थिति में होंगे। और कुछ नए आवास बनने हैं क्योंकि संख्या के सापेक्ष हमारे विश्वविद्यालय के पास कर्मचारी, शिक्षक और अधिकारी के लिए आवास नहीं है। तो उस पर मेरा प्रस्ताव गया हुआ, प्रस्ताव विचाराधीन है, शीघ्र ही स्वीकृत होकर आ जाएगा तो अभी आरंभ हो जाएगा। हमारे विश्वविद्यालय परिसर में छात्रावास की कमी है। जो छात्रावास हैं उसमें विद्यार्थियों को एक एक कमरे में 2, 3, 4 की संख्या में रहना होता है, छात्र और छात्राओं को। तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि लंबित आवश्यकता है तो हमें देखना है, इसलिए रखे हैं। कुछ छात्रावास बनने की प्रक्रिया में हैं और कुछ बने वह स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं। जैसे ही स्वीकृति हो जाएगी और भी छात्रावास बनेंगे ताकि विद्यार्थी अपने कमरों में ठीक से पढ़ सकें, उन्हें पर्याप्त सुविधाएं मैं दे सकूं। यह भी प्रक्रियागत है और निर्माण के अंतर्गत भी है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगले 1-2 साल में ये जो आवास और छात्रावास की समस्या है यह हल हो जाएगी। हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, विज्ञापन शिक्षकों के हो चुके हैं। जो कर्मचारी कम हैं या स्थान रिक्त हैं उनके लिए भी शीघ्र ही विज्ञापन होगा। और जनवरी आते आते अगले वर्ष के प्रथम माह में मेरी पूरी कोशिश है कि यह नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाए। और जैसे ही कोविड का प्रभाव शून्य होता है, आवागमन के साधन चलने लगते हैं, तो विद्यार्थी हमारे परिसर में होंगे। शिक्षकों की प्रमोशन की एक समस्या होती है, ये समस्या भी हल होने जा रही है। आवेदन मांग लिए गए हैं और यह भी अगले वर्ष तो ज़्यादा नहीं दिन है, समय है जनवरी आने में, अक्टूबर चल ही रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 माह में, अगले 3 माह में यह भी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मेरी इच्छा है और प्रयास है सबका जो ड्यू है, जो मिलना है, वह समय से मिल जाए। निश्चित रूप से सर आपकी समस्या जायज़ हैं और इन समस्याओं का जल्दी समाधान आप कर लेंगे, इसमें आप दक्ष भी हैं और प्रयास कर भी रहे हैं।
सर 2018 में आपने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की है, वो किस संदर्भ में हुई, उसके बारे में थोड़ा विदेश के बारे में आपके अनुभव साझा करें। इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस कांग्रेस की बैठक थी ब्रिस्बेन में, जी तो उसमें मुझे सहभागिता करनी थी। मैं गया, एक पैनल का मैं चेयर कर रहा था और उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ही थीम था। मेरा विषय था ओबोर, वन बेल्ट वन रोड, जो चीन का इनिशिएटिव है कि वह चीन से लेकर के यूरोप तक पूरी दुनिया में सड़क के माध्यम से पहुंच जाए और व्यापार वाणिज्य के मामले में शीर्षस्थ राष्ट्र बन जाए दुनिया का। उस पर हिंदुस्तान की क्या आपत्ति है और चीन की योजना में क्या बाधाएं हैं, इस पर मैंने व्याख्यान दिया था। और वहाँ जो हमारे साथ को शेयर कर रहे थे वो चीन के ही थे। बाद में उन्होंने कहा कि त्रिपाठी जी, आपने तो चीन के इस प्रयास की धज्जियाँ उड़ा के रख दी कि यह चीन हित में हो सकता है, विश्व हित में नहीं हो सकता, और हिंदुस्तान इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। कि हम लोग तो मानते थे कि आज या कल हिंदुस्तान स्वीकार करेगा ही, लेकिन आपने ऐसा बताया कि हिंदुस्तान स्वीकार नहीं करेगा और बिना हिंदुस्तान की स्वीकृति के यह प्रयास आगे नहीं बढ़ेगा। पहली अड़चन तो यहीं से शुरू होती है कि रास्ता पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर जाता है, वो हमारा हिस्सा है। हम अपने हिस्से पर आपको काम करने की अनुमति नहीं दे सकते और इसलिए आपका समर्थन भी नहीं कर सकते। और इस परियोजना के माध्यम से आप वर्चस्ववादी नीति का क्रियान्वयन कर रहे हैं, ये हम चाहते नहीं और होने भी नहीं देंगे। और भारत से विमुख होकर, भारत से लड़कर या भारत से प्रतिस्पर्धा करके चीन अपनी किसी भी वैश्विक महत्वाकांक्षा में कभी भी सफल नहीं। जी ये मेरा थीम था और इस पर अच्छी परिचर्चा हुई थी। जी जी मैंने भारत का पक्ष रखा और वहाँ जितने लोग बैठे थे, कई देशों के लोग थे, उन्होंने भारत के पक्ष को स्वीकार किया। जी जी धन्यवाद सर। सर अंतिम प्रश्न है, हिंदी का वैश्विक परिदृश्य, इस पर आपके कई व्याख्यान भी हुए हैं और आपका कहना भी है कि अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाएं हैं तो 7वीं भाषा हिंदी बनेगी। इस संदर्भ में थोड़ा सा बताएंगे सर। देखिए, कोविड-19 के फेज में अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया ब्लेंडेड मोड से चल रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का सबसे अधिक अगर लाभ मिला है तो हिंदी को मिला है। बहुत सारी संगोष्ठियाँ हो रही हैं, वेबिनार, और हिंदी में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। जो नई शिक्षा नीति हमारी है, इसमें भी हिंदी, संस्कृत और अन्य सभी भारतीय भाषाओं के प्रति विशेष आग्रह है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, हिस्पानी, फ्रांसीसी, चीनी, रूसी और अरबी। 7वीं भाषा हिंदी बनेगी। हिंदी बोलने वालों की संख्या दुनिया में बहुत है और अब दुनिया के लगभग 173 विश्वविद्यालय आज की तारीख में हिंदी विषय को अपने विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं और उस पर रिसर्च करा रहे हैं। आज की दुनिया आर्थिक दुनिया है और आर्थिक दुनिया संपर्क संवाद की भाषा से चलती है। हिंदी वैश्विक संपर्क संवाद की भाषा बन गई है। इसलिए किसी भी देश को अगर हिंदुस्तान से व्यापारिक वाणिज्यिक संबंध रखना है, सांस्कृतिक संबंध रखना है, तो उन्हें हिंदी जाननी पड़ेगी। आप देखते हैं कि हिंदी के विस्तार में बहुत लोगों ने योगदान किया। हिंदी के साहित्यकार, हिंदी के विश्वविद्यालय में जितने विभाग हैं, विश्वविद्यालय के शिक्षक, इन सब का योगदान है। फिर संचार के जो साधन हैं, ट्रेन, बस, टैक्सी, हवाई जहाज, इसके माध्यम से दुनिया में जहाँ भी हमारे देश के लोग गए, उन लोगों ने फिर जो फिल्म है, मीडिया है, अखबार है, इसके माध्यम से, कलाकारों के माध्यम से भी बहुत विस्तार हुआ हिंदी का। जो राजनेता हैं, जब ये हिंदी में बोलते हैं दुनिया के मंच पर जाकर, तो हिंदी का मान बढ़ जाता है। पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में व्याख्यान दिया, फिर माननीय सुषमा स्वराज जी ने व्याख्यान दिया, और अब तो हिंदी के सबसे बड़े एम्बेसडर, हिंदी के सबसे बड़े प्रचारक और हिंदी के सबसे बड़े महापुरुष कह सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जिनके पास शब्द सामर्थ्य, संप्रेषणीयता और भाषा के माध्यम से जुड़ने की अद्भुत सामर्थ्य है, जिन्होंने भाषा का गौरव बढ़ाया, हिंदी का मान बढ़ाया। दुनिया के मंच पर, दुनिया के विभिन्न देशों में जहाँ भी जाते हैं, वह सगर्व हिंदी में संवाद करते हैं। तो आज तो हिंदी को सुनने और हिंदी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या बहुत है। पहले फिल्मों के माध्यम से पहुँचते थे, साहित्यकारों के माध्यम से पहुँचते थे, अब तो मोदी जी जैसे राजनेता हों तो
दुनिया में परिवर्तन करने में समर्थ हैं। योग को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित कर दिया। अब हिंदी को देखिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित कर रहे हैं। वह दिन भी दूर नहीं जैसे हिंदी का विस्तार हो रहा है, प्रचार हो रहा है, जैसे हम सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनने वाले हैं, ठीक उसी तरह बहुत जल्दी संयुक्त राष्ट्र की 7वीं आधिकारिक भाषा हिंदी बनने वाली है। निश्चित रूप से सर, आपका हमारा सबका सपना पूरा होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में हम 6वें सदस्य, स्थायी सदस्य बनेंगे और 7वीं हमारी जो भाषा है संयुक्त राष्ट्र संघ की निश्चित रूप से बनेगी। ये आपके हिंदी प्रेम को भी दर्शाता है। तो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने बहुत बेबाकी से बड़े स्पष्ट रूप से आपने इन प्रश्नों का सर जवाब भी दिया है, अपनी बात भी रखी, अपने अनुभव भी साझा हमसे किए हैं। तो अभी हम माननीय कुलपति जी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक से बातचीत कर रहे थे और ये बातचीत अब यहाँ पे समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब पसंद रहे, खूब यशस्वी हों। प्रणाम।